अकबर के दरबार में एक अजीब सी हलचल हुई। वो तरह की हलचल जो पहले कानों को चुभती है और फिर दिलों में उठती है। तलवारों की खनक कम थी, पर चलने वालों के कदमों में एक बेचैनी थी। चंद सेवकों के चेहरे पर रात भर की थकान नहीं, बल्कि किसी अनजान सांस का डर पसरा हुआ था। उस दिन दरबार की हवा किसी पुराने सुनहरे दर्पण की तरह थी, चमकदार, पर दरारें भीतर कहीं गहरी थी। तभी लाल वस्त्र पहनकर एक खबरिया, जिसे लोग सम्मान से लाल खबरी बुलाते थे, दौड़ते हुए पहुंच गया। उसकी आंखों में आग थी, उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसका स्वर ठोस था। जैसे ही उसने मोर्चे पर चुप्पी तोड़ी, समूचा दरबार इकट्ठा हो गया। लोग सन्न हो गए। अकबर के महल में जब खबर आती थी तो वो केवल सूचना नहीं होती, वो नियति की घंटी भी होती थी। लाल खबरी ने सांस भीतर खींची और कहा, बादशाह, आपकी आवाम खतरे में है। जहां पान बिकता है वही साया घना हो रहा है। वाक्य छोटा था पर प्रभाव विशाल। पान, छोटी सी चीज, मुंह के स्वाद की चीज, अब उस खतरे का इशारा बन गया जिसकी खबर देकर लाल खबरी आया था। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ ने नाक उठाकर सवाल किया, किसी ने चकित होकर सर हिलाया, और उसी समय अकबर के चेहरे पर एक गहरा ध्यान उतर आया। उसकी आंखों में पहले जिज्ञासा, फिर चिंतन और अंत में निर्णय का साहस चमका। अकबर ने पूछा, बताओ लाल खबरी, पान में क्या खतरनाक है? क्या कोई जहर मिला हुआ है या कोई सांठगांठ चल रही है? लाल खबरी ने सिर झुकाकर कहा, वाहिद बेचता है महल के बगल वाले मोहल्ले में। वो रातों रात पान का व्यापारी नहीं बन गया। उससे पहले वो जुदा था, एक छोटा कारीगर। पर पिछले कुछ हफ्तों से जिन्हें पान खाते हैं, वे रात में अचंभित सपने देखते हैं और सुबह उठकर कुछ क्षण के लिए उनकी चाल, उनकी बातें बदल जाती है। कोई गंभीर बीमारी नहीं, पर जैसे किसी ने उनकी इच्छा पर मोहर लगा दी हो। लोग बताते हैं कि वे पान खाने के बाद भूल जाते हैं कि कल किससे मिले, कहां गए, और फिर कुछ दिन बाद वे अपने आप ही दूर हो जाते हैं, गांव छोड़ देते हैं, व्यापार बंद कर जाते हैं। एक तरह की सूनी शांति घरों में छा जाती है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के कानों में नई पुरानी कहानियां गूंज उठीं। राज्य के कोने कोने से आने वाली वे तिथियां जो सामान्य चिट्ठियों में लिख नहीं पाती थी। उसने आंखों में ठंडक लाई और बोला, इस बात की तह तक जाना होगा। अकबर का विश्वास था कि राज्य का हर छोटा सा सवाल भी दरअसल किसी भी बड़े राज के बीजारोपण की तरह होता है। छोटे छोटे परिवर्तन जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं, कभी कभी बड़े भूचाल का कारण बनते हैं। उसने बजीगियों की तरह अपनी दिमागी सुई मोड़ ली। उसी पल उसने अपने भरोसेमंद सलाहकारों में से एक को बुलाया, बीरबल। बीरबल, जो हंसी में छलकती प्रवृत्ति और संतुलित बुद्धि दोनों का मिश्रण था, हल्की मुस्कान लिए दरबार में आया। उसने उन शब्दों को नहीं दोहराया जो लाल खबरी ने कहे थे। उसने केवल आंखों के संकेत से समझा लिया कि सवाल गंभीर है। अकबर ने कम बोलते हुए कहा, बीरबल, बाहर जाकर देखो, मोहल्लों से लेकर पानठेलों तक हर कांच की चीज की तरह चमकता हुआ, पर भीतर क्या है ये देखो। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उसने सुराग के लिए लाल खबरी से पूरी जानकारी ली और कहा, मैं 3 तरह से जांच करूंगा। पहली, उन पान खाने वालों से मुलाकात जो लोगों को खिला रहे हैं। दूसरी, उन परिवारों से जिनके सदस्य अचानक बदले हैं। तीसरी, बाजार के दुकानदारों, खासकर पान के पत्तों और मसालों के विक्रेताओं से पूछताछ। अकबर ने आज्ञा दी और बीरबल शहर के छोटे छोटे रास्तों में खो गया। मगर यही खोना उसकी ताकत थी। वो भीड़ में घुल मिलकर, रंग बिरंगे कपड़ों के बीच, उन पत्थर की दीवारों के नीचे बैठकर चुपचाप सुनता था। उसने देखा कि पान का व्यापार वास्तव में बदल रहा था। छोटे छोटे ठेलों की जगह पर अब व्यवस्थित थोक व्यापारी सामने आ गए थे। पान के पत्ते, चूना, सुपारी, कत्था, सब कुछ एक नई किस्म के मसाले के साथ मिल रहा था।
एक ऐसा मसाला जिसकी खुशबू में कुछ अलग, कुछ विदेशी सा था, हवादार सी चमक थी, और जो खाने वाले को एक दिन के लिए भी खुद से काटकर रख देता था। बीच बाजार में एक बूढ़ा सुपारी चबाने वाला बैठा था, जिसके पास आए दिन लोग आते और कहते, हम कल और आज में फर्क नहीं समझ पाते। बूढ़े की आंखों में किरणें थी और उसने धीरे से कहा, यही तो समस्या है बेटा। हमारे पास पान के पत्तों का पुराना स्वाद था, मिट्टी जैसा, तेज और साफ, पर अब वे नए मसाले एक तरह का धुंध फैला देते हैं। बीच की सुनकर बीरबल ने ध्यान से पूछा, किसने ये मसाले लाए? किसका हाथ इसमें है? बूढ़े ने एक नाम लिया, अलमीर। एक ऐसा नाम जो पहली सुनाई पर अनजान सा लगा, पर बीरबल की याददाश्त में घूम गया। वो नाम किसी विदेशी व्यापारी जैसा था। बीरबल ने बाजार के कोने कोने मोहल्लों में पूछा और उसे पता चला कि अलमीर नामक एक मसाला बिक्री करने वाला अब अजीब सी तेजी से अमीर हो रहा था। उसकी आय का स्रोत स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसके कागजों में एक विदेशी शिलालेख और कुछ कबीलों के चिन्ह नजर आते थे, ऐसे चिन्ह जो व्यापारियों के निशान होते हैं। बीच में महल के पास एक 9 वर्षीय बच्चा था, मीरा, जिसका पिता अचानक सुनहरे पंछी की तरह घर छोड़कर चला गया था। मीरा की आंखों में वो खालीपन था जिसे न किसी खिलौने ने भरना था, न किसी मिठाई ने मिटाना। बीरबल ने उससे कहा, तुम्हारे पिता क्या कर रहे थे धीरे धीरे? मीरा ने कहा, उन्हें लगा कि शहर बदल रहा है। वे कहते थे कि पानसेठों की बातें अब वैसी नहीं। कुछ लोग रात में मिलते और फिर सब कुछ भूल जाते। बीरबल ने रात को छिपकर देखा। उसने शहर की उन गली चौराहों पर निगाह रखी जहां पान के ठेले रोशनी में चमकते थे। एक अजीब मेला सा था। पान खाते वक्त लोगों के चेहरों पर धीमी धीमी मुस्कान उभरती, आंखों में कुछ झिलमिल सी आती और फिर सब कुछ सामान्य की तरह लौट आता। पर बीरबल के अनुभव ने उसे चेतावनी दी। वे मुस्कानें सतही थी, उनके पीछे एक लंबी खामोश दास्तान थी। उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण जहर नहीं। यदि जहर होता तो शारीरिक असर होता। ये कुछ मानसिक, कुछ सामाजिक और साथ ही राजनीतिक था। जैसे कोई अपने देश के लोगों को बहुत धीरे धीरे अलग थलग कर रहा हो। चेहरे अलग, यादें कमजोर, समूह कमजोर, और फिर सत्ता उठाने का रेतीला मैदान साफ होता जा रहा हो। बीरबल ने अपनी रिपोर्ट अकबर को दी। अकबर ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, यह केवल एक लोक व्यापार नहीं, ये कहीं से संगठित है। अलमीर का नाम आया है, पर क्या वो अकेला है या कोई बड़े पैमाने पर ये सब चला रहा है? अकबर अपनी आदत के अनुसार सवालों के जाल बुनने लगा। उसने दरबारियों से कहा, हमें अलमीर तक पहुंचना होगा, पर बंदूक या तलवार से नहीं, हाथ से, दिमाग से। अकबर ने एक योजना बनाई। उसने लाल खबरी और बीरबल को आदेश दिया कि वे अलमीर के व्यापार को अंदर तक देखें। साथ ही उसने रूहानी और वैधानिक दोनों तरह के साधनों का सहारा लेने का निश्चय किया। उसने दरबार की कुछ बुद्धिमानों, यूनानी वैद्य और नगर पालिका के चौकीदारों को भी साथ रखा, क्योंकि समस्या जटिल थी और जटिल समस्याओं को केवल एक ही तरह से नहीं सुलझाया जा सकता। अकबर खुद भी गुप्त रूप से बाजार पहुंचा। उसने साधारण वस्त्र धारण किए और भीड़ में घुल गया। वो सुन रहा था, लोग किस तरह पान के मसाले की तारीफ करते थे, किस तरह वे मीठी बेसुरी बातें करते थे, पर उसकी चाल में एक भारीपन था। राजा होने का दायित्व उसके पैरों में रख कर गया था। उसने देखा कि अलमीर दरअसल एक शांत, मध्यम कद का आदमी था, जिसकी आंखों में किसी पुराने जाली नक्शे की मंजर झलकती थी। वो बहुत बड़े पैमाने पर मसाले सप्लाई कर रहा था और उसकी दुकान पर आने वालों की फहरिस्त में कुछ ऐसे नाम थे जिन्हें सुनते ही अकबर के मन में ठंडी आग उठ गई। कुछ दक्षिण की बड़ी जातियां, कुछ बाहरी व्यापारिक घराने और कुछ लोग जो खुलेआम साम्राज्य के खिलाफ बहस करते थे। अकबर ने अलमीर को आमंत्रित किया, पर उस आमंत्रण में उससे खुलकर बात करने की चाल बुनी। उसने पूछा, तुम्हारे मसालों में वो क्या है
जो लोगों को बदल रहा है? अलमीर ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, दुनिया बदलती है, लोगों की आदतें, स्वाद, सब कुछ बदल रहा है। मैं बस एक स्वाद देता हूं जो उन्हें ताजगी देता है। अकबर की आवाज में अब नर्म आरोप था। और यदि वही ताजगी, तात्कालिक सुख, लोगों की याददाश्त को छोटा कर दे, अगर वो ताजगी उन्हें आपस में बांटना बंद कर दे, क्या तुम्हें इसका हिसाब नहीं करना चाहिए? अलमीर की आंखों में झुंझलाहट छा गई। वो अपनी नाक के नीचे कुछ बुदबुदाने लगा। महाराज, ऐसा कुछ नहीं, ये व्यापार है और व्यापार में लोग अपना फायदा देखते हैं। पर शब्दों से अधिक अलमीर के हाथ और उसकी दुकान की चुप्पियां कुछ और कहती थी। बीरबल की जांच से पता चला कि अलमीर के मसालों में एक विदेशी जड़ी बूटी का छोटा सा अंश मिला हुआ था। एक ऐसी बूटी जिसे अगर नियमित मात्रा से अधिक खाया जाए तो वो व्यक्ति की सामाजिक स्मृति को धीमा कर देती थी। ये बूटी किसी पुराने जंगली पर्वत से लाई जाती थी, ऐसी जगह जहां समुद्री और रेगिस्तानी हवाएं मिलती थी, एक जगह जहां प्राचीन लोग अपने गीत और स्मृतियां बांटते थे। अलमीर बताने लगा कि उसने वो बूटी एक बड़े व्यापारी से ली थी, एक ऐसा व्यापारी जो महानगरों में धीरे धीरे अपने नेटवर्क बिछा रहा था। यह सुनकर अकबर के कानों ने तुरंत महसूस किया, यह कोई साधारण विदेशी मसाला नहीं, ये रणनीति थी। लोगों को छोटे छोटे अंशों में अलग थलग करना, उनसे सामूहिकता छीन लेना, जिससे विद्रोह के बीज न उगे। अब सवाल यह था कि इस रणनीति के पीछे किसका हाथ था? बीरबल ने पुरानी रिपोर्टों का जाल फैलाया और पाया कि कुछ महीने पहले एक अनजान जहाज बंदरगाह पर उतरा था। उसके बक्सों पर अजीब निशान थे। उन निशानों में एक चिन्ह था, 2 सांप जो एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देते थे। ये चिन्ह किसी बाहरी गुट का था जिसने कई शहरों में धीरे धीरे नई आदत निमज्जित की थी। निकास की राहें खोलने के नाम पर लोगों को खुशियां दी जा रही थी, पर सामने का मकसद कहीं और था। अकबर ने समझ लिया कि ये खेल सिर्फ व्यापार का नहीं, राजनीति का था भी। किनारा पर बसे कुछ बड़े घराने जो सत्ता में आने की चाहत रखते थे, ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे जनता धीरे धीरे उनका समर्थन करे, पर समर्थन न हो तो उसे नियंत्रित कर लेना। पान के माध्यम से लोगों की याददाश्त और जुड़ाव पर छेड़छाड़ के बाद उनके बंटवारे, दुकानें और पड़ोस सब अलग थलग हो जाते हैं। राजनीतिक किंतुनी तैयार हो जाती थी। अकबर ने अब सेना खड़ी नहीं की, उसने कानून और न्याय की तलवार उठाई। उसने अलमीर और उसके संपर्कों की जांचबीन कराई और उन शहरों के रिकॉर्ड निकाले जहां वही मसाला भेजा गया था। हर एक जगह पर एक समान पैटर्न था। कुछ लोग मिलते तब सामूहिक वोट या विरोध की शक्ति कमजोर रह जाती। एक व्यापारी का खुला बयान मिला। उसने बताया कि उसे धमकी दी गई थी, यदि तुम हमारे मसाले का प्रचार नहीं करते तो तुम्हारा व्यवसाय तहस नहस कर दिया जाएगा। अकबर ने हर उस व्यक्ति को बुलाया जिसने डर कर चुप्पी साध ली थी। उसने कहा, राज्य की ताकत केवल तलवार में नहीं, किंतु आपके गुणों में भी है। आपके रिश्ते, आपकी यादें, आपका सहारा, यही तो वो चीजें हैं जो किसी भी साम्राज्य को जीवित रखती है। अगर आप अपने पड़ोसी को भूल गए, अगर आप अपने दोस्त की बात याद नहीं रखते, तो आप एक एक कर टूटते जाएंगे। ये भावना जैसे एक हल्की चपेट की तरह लोगों के भीतर पहुंची। कईयों की आंखें नम हो गई। कुछ ने कहा, हम डर के आगे झुक गए थे। कुछ ने जीवन की ठोस सच्चाइयों की ओर लौटने का वादा किया। अकबर ने न्यायिक तरीके से अलमीर के खिलाफ मामला चलाया, पर उसने दंड की जगह पुनर्संरचना चुनी। उसने कहा, अलमीर, तुमने लोगों की यादों के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारा उद्देश्य चाहे वित्तीय रहा हो या राजनीतिक, परिणाम वही है, लोग अलग हुए। तुमको राज्य की सेवा करनी होगी। वे मसाले अब उन बस्तियों में वितरित किए जाए जहां लोगों को सचमुच मदद चाहिए। अच्छे बीज, सुधारित खेती और सच्चे चिकित्सक। और तुम्हें वे सब व्यापारिक रिश्ते बताने होंगे जो तुम्हें ये सामग्री देते हैं। अलमीर चौंक गया।
उसे दंड की अपेक्षा थी, पर अकबर ने शहादत नहीं, समर्पण चाहा। हम हिंसा से नहीं, समझ से बदलेंगे, अकबर ने कहा। पर यदि फिर कोई ताकत इनका दुरुपयोग करे तो कठोर कदम उठाए जाएंगे। अकबर ने बीरबल के साथ मिलकर नए कानून बनवाए। व्यापार में पारदर्शिता अनिवार्य की गई। मसालों के स्रोत और उनका हिसाब किताब दर्ज करना अनिवार्य हुआ। और उन बस्तियों में जहां लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, साहित्यिक एवं सामुदायिक केंद्र स्थापित किए गए। लोग फिर से मिलते, अपनी कहानियां सुनाते, और वे पान जो पहले विभाजन का कारण था, अब मेल मुलाकात का प्रतीक बन गया। साफ पत्ते, मीठी चटनी और हंसी के साथ। कहानी का अंत न तो पूरी तरह सुखद था, न केवल न्यायपूर्ण। यहां कुछ मुश्किल सवाल बने रहे। कुछ लोग जो इस साजिश के बड़े खिलाड़ियों से जुड़े थे, भाग निकले। कुछ को दंड मिला, कुछ ने पनाह मांगी। पर सबसे अहम बात यह कि राज्य ने यह संदेश दिया कि यहां लोग, उनके रिश्ते और उनकी यादें सुरक्षित है। और जो भी इस चिरस्थायी बुनाई को तोड़ेगा, उसे न सिर्फ दंड भोगना होगा, बल्कि टूटे हुए धागों की मरम्मत करनी होगी। अकबर ने खिड़की से बाहर देखकर सोचा, शहर अब धीरे धीरे अपनी पुरानी लय में लौट रहा था। पान के ठेले फिर से अपनी जगह पर थे, पर अब उनके सामने एक तालमेल था। एक कटोरा साझा करने की दिल की सहमति। लाल खबरी, जिसने अपने साहस से दरबार की तेजी से बहती हवा बदली थी, अब मुस्कुराकर खड़ा था। बीरबल ने पास आकर कहा, महाराज, लोगों की ताकत को कमजोर करना आसान है, पर उसे जोड़ना कठिन। आपने एक बार फिर से दिखाया कि राज्य की असली शक्ति दया और समझ में निहित है। अकबर ने धीमे से कहा, हमें याद रखना होगा कि बदलते जमाने में भी कुछ बुनियादी चीजें नहीं बदलती। इंसान की याद, उसका मिलन और उसकी आवाज, इन्हें सुरक्षित रखना ही असली शासन है। उसने फिर कहा, हमारे दरबार को अब उन लोगों का सहारा बनना चाहिए जो अपने घरों में लौटना चाह रहे हैं। कहानी का आखिरी दृश्य कुछ सालों बाद का है। मीरा की आंखों में फिर वही चमक लौट आई थी। उसका पिता कुछ दिनों की दूरी के बाद वापस आया, पर बदला हुआ नहीं, बल्कि समझदार और दयालु। पान के ठेले आज भी रहे, पर अब वे लोगों को जोड़ते थे। अलमीर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और मसालों के साथ वो अपने कारोबार को एक नए उद्देश्य की तरफ मोड़ दिया। आय के साथ देन का भाव। और लाल खबरी, वो कभी किसी बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह नहीं दिखा। वो बस एक साधारण कवायद की तरह था। एक वो व्यापारी जो अपने समय पर सच की एक कड़ी बन गया था। दरबार में फिर वो पुरानी चहल पहल लौट आई, पर हर किसी की आंखों में अब एक नई सजगता थी। ये समझ कि सुख के छोटे छोटे साचे लोगों को बांटने भी बन सकते हैं, और जोड़ने का काम भी। और जैसा कि अकबर रात में अपने महल की छत पर खड़ा होकर दूर दूर तक फैली भीड़ को निहारता, उसे पता था कि इस साम्राज्य की असल रखवाली तलवारों से नहीं, उनके लोगों के बीच के बंधन से होती है। उसने दिल से माना कि कभी कभी एक छोटी सी चीज, एक पान का टुकड़ा, समाज की धड़कन को बदल सकती है। और उसे संभालना, समझना और बदलते हुए समय में भी इंसानियत की लौ जलाए रखना ही सच्चा शासन है। अकबर के दरबार में एक शाम अजीब सी हलचल थी। वो तरह की हलचल जो अक्सर किसी अनपेक्षित पैगाम के आने पर होती है। आंगन के लाल पत्थर पर अंगूठियों सी घंटियों की धीमी झंझनाहट गूंजी, दियों की लौ ठहरी ठहरी सी चलने लगी, और हवाओं में एक शीतल सी बात फैल गई, जैसे किसी ने किसी कविर को अचानक रोककर कहा हो, अब सुनो। अकबर महल की ऊंची खिड़की पर खड़ा था, दरबार के शोर से दूर, पर फिर भी उस शोर का हर स्वर उसके भीतर गूंज रहा था। उसने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, और वही खिड़की के पास ही उसे लगा कि कोई अजनबी परछाई धीरे धीरे उसके कदमों के पास आ रही है। वो परछाई किसी सरेआम डर की तरह नहीं थी, वो सहज, लगभग विनम्र थी। जब वो सामने आई तो उसके कदकाठी का अनुमान लगाना मुश्किल था। कभी वो किसी वृद्ध की धीमी चाल लगती, कभी किसी बालक की चंचल परछाई।
उसकी आंखें नहीं थी, पर आंखों की तरह ठंडी परख थी। उसकी पहचान कोई और नहीं थी, मौत की। महल के सेवक जो उस शाम दरबार के निकट थे, चीखे भले न कर पाए, पर कुछ चेहरे पीले पड़ गए। अकबर ने किसी विद्रोह या युद्ध की आशंका नहीं देखी। इस बार सामना नियति स्वयं से था। मौत ने दरबार में आकर जैसे कोई औपचारिक सम्मान झुकाया और बोली। उसकी आवाज किसी घनघनाती घंटी की तरह थी, पर उसमें कोई खराबी नहीं थी। जैसे कोई गणक अपने काम पर आकर कहे, जिन्हें गिनना है उन्हें बैठाइए। उसकी बात सरल थी। महाराज, आज मैं तुम्हारे दरबार में आई हूं क्योंकि मेरी गिनती तुम्हारे राज्य के लिए अनिश्चित हो गई है। अकबर, जिसकी बुद्धि अब तक हर प्रकार के सवाल के लिए तैयार रहती थी, मुस्कुराया और बोला, मृत्यु गिनती में अनिश्चितता कैसे हो सकती है? समय और तकदीर हमारी सीमाएं हैं, पर मृत्यु का गणित कठिन नहीं। मौत ने अपनी परछाई को फैलाया, मानो उसने अपनी उंगलियां किसी अतृप्त किताब के पन्नों पर फिर से फेर दी हों। तुम्हारा राज बदल गया है, उसने कहा। लोग बदल गए हैं। पहले मेरी गिनती सीधी रहती, जीने और मरने के बीच एक स्पष्ट संधि थी, पर अब लोग उन जीवन क्षणों को खरीदते, बेचते, बदलते हैं। वे धुंधले कर देते हैं जिन चीजों को मैं गिनती हूं। वे समय को ऐसे मोड़ रहे हैं जहां मेरी एक सी रेखाएं टूट जाती हैं। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सीमा कहां तय होगी, ये मैं समझ नहीं पा रही। अकबर कुछ देर अनिर्णय में रहा। फिर उसने अपनी आदत के अनुसार कहा, यदि तुम्हें परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे लोगों की गिनती में क्या गड़बड़ है। मौत ने पूछा, क्या तुम अपने लोगों की जिंदगी और मौत के बीच दया और न्याय को समझते हो? क्या तुम जानते हो कि जब कोई जीता है तो कौन उसे जीने का अधिकार देता है, और जब कोई मरता है तो किसे किसकी गिनती करनी चाहिए? उसकी बातों में संकेत था कि यह केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं, यह शासन का प्रश्न भी था। किसको बचाना, किसको छोड़ना, किसकी जिंदगी की कीमत क्या है? अकबर ने अपने सर पर हाथ रखा। उसे याद आया कि उसने कितनी बार युद्धों में सुने थे कि कुछ को छोड़ दो और कुछ को बचाओ। उसने सिपाहियों की बटालियनों के बीच ऐसे आदेश दिए थे जो किसी के जीवन को बदल देते थे। और अब मृत्यु खुद आकर पूछ रही थी कि इन निर्णयों की गिनती कौन करेगा। यदि ये किसी परीक्षण जैसा था तो अकबर समझ गया कि ये उसकी बुद्धि और उसके हृदय दोनों का परीक्षण है। अकबर ने कहा, मृत्यु, मैं तुम्हें वो न्याय दूंगा जो मेरी अक्ल और मेरी संवेदना से आता है। मुझे दिखाओ कि कहां गड़बड़ी है। मैं अपनी आंखें, कान और दरबार सब खोल दूंगा, पर शर्त यह होगी कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। न केवल आकर गिनती करना, बल्कि लोगों की गिनती का मतलब बताना। मौत ने एक हंसी जैसी सी आवाज निकाली। वो ठंडी थी, पर खिलखिलाहट नहीं। ठीक है अकबर, उसने कहा, पर याद रखना कि जो तुम गिनोगे वो केवल संख्या नहीं होगी। वो उन नामों का ताना बाना होगा जो तुमने अपने शासन में बुने हैं। तब मृत्यु ने अपने हाथ में कुछ दिया, एक छोटा सा अभिलेख, पर यह आम अभिलेख नहीं था। ये एक तरह की गिनती की किताब थी, जिसकी पन्नियां सूरज की तरह चमकदार नहीं, पर हर पन्ने पर एक नाम की हल्की सी परछाई थी। ये मेरी गिनती की किताब है, मौत ने कहा, पर हर नाम के पास एक छोटी सी रेखा है, लाल, काली, पिघली हुई रंग की रेखाएं, जो मेरे और तुम्हारे फैसलों का संकेत देती है। इन रेखाओं की संख्या बढ़ रही है और कहीं कहीं कम हो रही है। जो रेखाएं धुंधली होती है, वहां लोग अपने आप को भूल जाते हैं। समाज के साथ की लंबी डोर कट जाती है। जहां रेखाएं बहुत घनी हैं, वहां मौत का काम सहज है, पर जहां रेखाएं टूटती जाती है, वहां लोग जिंदा होते हुए भी मरते हैं। अकबर ने किताब को अपने हाथ में लिया। उसके उंगलियों में किताब का वजन कोई भारी भरकम नहीं था, पर हर पृष्ठ में जैसे कोई हृदय की धड़कन छिपी थी। उसने देखा कि कुछ नामों के पास छोटी छोटी लकीरें थी। एक किसान का नाम था जिसके पास 3 पंक्तियां थी। एक नाविक का नाम था
जिसकी रेखा आधिपटी हुई थी, और एक बच्चे का नाम था जिसकी रेखा बिल्कुल उजली, लगभग गायब हो गई थी। अकबर को समझ नहीं आया कि क्यों किसी बच्चे की गिनती की रेखा मिट रही है, और उस बात ने उसे हिलाकर रख दिया। उसने पूछा, ये पंक्तियां कैसे मिटती हैं? मौत ने आंखों की उस परछाई में गड़गड़ाहट लाते हुए कहा, लोग जब अपने रिश्तों, अपनी यादों और अपने कहने समझने की शक्ति को छोड़ देते हैं, तब ये मिटती है। वे जब अपने साथियों से दूरी बनाते हैं, किसी को कमजोर समझते हुए या किसी समूह की बेइज्जती कर देते हुए, तब दौलत, डर, लालच और अफवाहें इस मिटने की आग में ईंधन डालती है। और ये सब केवल शहरों में नहीं, ये गुमनाम हाथों से बड़े बड़े शहरों के पास के गांवों तक पहुंचता है। अकबर की आंखों में चिंता उभर आई। उसने देखा कि उसके राज्य में कुछ जगहों पर अनदेखी बेरुखी का जाल फैलने लगा था। लोग अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जरूरतों को कम समझने लगे थे। वो समझ गया कि शासन का मतलब केवल कानून और व्यवस्था नहीं, सामूहिकता की रक्षा भी थी। मृत्यु की गिनती का ये अध्याय अब उसके सामने था। अगर समाज के बुनकर अपनी सुई छोड़ दे तो मौत की गिनती और भी कठिन हो जाएगी। फिर अकबर ने कहा, हमें इन्हें जोड़ना होगा। बताओ कैसे शुरू करें? मौत ने कहा, मैं तुम्हें 3 दृश्यों की गिनती दिखाऊंगी। तुम देखो और फिर जो रास्ता तुम्हें न्यायमय लगे वो चुनो। पर याद रहे, तुम्हारे हर चुनाव का नंबर इस किताब में दर्ज होगा। तुम उनकी गिनती कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं। अकबर ने हामी भरी। पहली रात उन्होंने एक नदी पार के गांव का दृश्य देखा। गांव के लोग एक पुराने कुएं के पास जमा थे। पानी कम था और दंगा फसाद की तरह उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। 2 परिवारों के बीच पुरानी जमीन के बार बार झगड़े ने उन्हें खाना पीना छीन लिया था। वहां एक बूढ़ा बकरा था जो हर बात पर हंसता था, पर अब उसकी आंखों में भी जगमगाहट कम थी। मौत ने कहा, देखो यहां लोगों की पंक्तियां धुंधली है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को भुला दिया है। अकबर ने आदेश दिया कि गांव में एक बुनियादी पंचायत बनी, पानी बांटने की व्यवस्था हुई और बूढ़े बकरा वाले को गांव का सम्मान दिया गया। छोटे छोटे काम जिन्होंने वहां लोगों के बीच दूरी घटा दी। कुछ महीनों में गांव की मिट्टी फिर से उपजी हुई और मौत की किताब में उन नामों की रेखाएं मोटी और समृद्ध हो गई। दूसरा दृश्य शहर की एक बड़ी नेम निगाहत वाली सोने की दुकान का था, जहां मजदूर रोज आने जाने में थे। वहां मालिक ने अचानक कुछ ठोस नियम बना दिए थे। रात को ज्यादा काम के लिए वे मजदूरों को समय पर पारिश्रमिक देने लगे और बच्चों की शिक्षा का ख्याल रखने लगे। अब तक छोटे छोटे बुझे हुए चेहरों पर मुस्कान रोशन होने लगी। अकबर ने देखा कि जब सरकार और बाजार साथ मिलकर काम करते हैं, तब मौत की गिनती संतुलित रहती है। उसने आदेश दिया कि राज्य धन का एक हिस्सा ऐसे कार्यक्रमों में लगाकर कामगारों के लिए सुरक्षा जांचों और स्कूलों की व्यवस्था करे। कुछ सालों में वहां के नामों की रेखाएं स्थिर हुई। लोग जिंदा होकर भी एक दूसरे के लिए जीने लगे। तीसरा दृश्य उसने एक युद्ध क्षेत्र का देखा। इस युद्ध में दोनों पक्ष मानवीय कारणों से नहीं, केसर के रंगत गड़े और वृद्ध समझौतों के कारण लड़ रहे थे। मौत ने कहा, यहां मेरी गिनती तो सधी हुई थी, पर आपकी नीतियों से इसे फिर से बदलना होगा। अकबर ने महसूस किया कि युद्ध का कारण अक्सर राष्ट्रीय विचार नहीं, बल्कि छोटे छोटे अहंकार होते हैं, और शासन का काम उन अहंकारों की आग को बुझाना है, ताकि मौत की गिनती मानवता के पक्ष में और अधिक हो। उसने राजनीतिक बातचीत के जरिए सुलह की पहल की और अपने दरबारियों को भेजा कि वे समझौते के लिए तैयार रहें, न कि तलवारों के लिए। थोड़े समय में झगड़ा शांत हुआ और नामों की रेखाएं काली होकर कम होने लगी। पर अकबर ने जाना कि ये जीत स्थायी तभी होगी जब शिक्षा और साझेदारी की भावनाएं गावशहर सब जगह पहुंचेंगी। जो भी दृश्य अकबर ने देखा, उसने महसूस किया कि मौत केवल एक गणक है, पर उसका गणना का तरीका समाज के स्वास्थ्य के अनुरूप बढ़ता या घटता है। जहां सहानुभूति और संपन्नता थी,
वहां मौत का काम सामान्य रहता था। जहां लोग अलग हुए, जहां भय और लालच ने दायरे बढ़ा लिए, वहां मौत की गिनती अजीब हो गई। जीते हुए लोग मरते हुए महसूस करते और मरने वालों के नाम धुंधले पढ़े जाते। ये समझकर अकबर के अंदर एक नई नीति जन्मी, न कि केवल युद्ध में जीतने की, बल्कि जीवन को मजबूत करने की नीति। अगले कुछ महीनों में अकबर ने महल से बाहर निकलकर अपने राज्य के कोने कोने में कदम रखा। वो त्योहारों में गया, गांवों के तीज त्योहारों में बैठा और उनकी कहानियों को सुना। उसने नए अस्पताल बनवाए, किंतु अपने आप अस्पताल का अर्थ केवल दवा नहीं माना। उसने वहां लोग बैठकर अपनी कहानियां बताने के लिए कमरा रखा, जहां एक दूसरे की तकलीफ सुनकर लोग सहानुभूति पाए। उसने ये निर्देश दिया कि दवा के साथ साथ यादें बांटी जाए। बुजुर्गों से कहानियां लिखवाई गई और बच्चों को सुनवाई गई। उसने पांठिलों पर चर्चा कार्यक्रम करवाए, जहां परचून के साथ सामाजिक समझौते होते। पान के गुमान के साथ लोग मिलकर अपने एक दूसरे के लिए जिम्मेदार बने। बीरबल ने भी अपनी बुद्धि से कई छोटी परंतु असरदार योजनाएं सुझाई, जैसे पड़ोस मेलों में संगीत और नृत्य, जहां मिलने से पहले किसी को भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता था। पर हर कदम के साथ मौत हमेशा कहीं न कहीं खड़ी रहती, उसकी गिनती की किताब पर नजर रखती। कभी कभी अकबर को लगा कि वो समझौता कर रहा है, कभी कभी उसने महसूस किया कि कुछ नामों की रेखाएं अभी भी पतली हैं, और उनकी वजह इंसानी स्वभाव का वह अंधेरा था जो लालच और अहंकार से पैदा होता है। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया, जिसने रातों रात धन कमाया था, पर उसके भवनों के नीचे कई लोगों के छोटे छोटे घर टूट रहे थे। अकबर ने उस व्यापारी से कहा, तुम्हारे नाम के पास जो रेखा है वो तीक्ष्ण है, पर उसके पास जो हल्की रेखाएं हैं वे और लोग हैं। तुम्हें उनकी तरफ देखना चाहिए। व्यापारी ने अकबर की बात पर गुस्सा किया, पर बाद में जब उसने गांव की सड़कों पर कुछ पुल और स्कूल बनवाए, तब उसकी रेखा में भी एक तरह की गरिमा आई। उसने समझा कि उसकी कमाई का एक हिस्सा अगर दूसरों के जीवन में लगा, तो मृत्यु की गिनती में उसका नाम भी अलग तरह से चमकेगा। समय बीतता गया। अकबर के शासन में मौत की किताब की पत्तियां बार बार पलटती रहीं। कभी रेखाएं गाढ़ी हुई, कभी पतली, पर जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो ये था कि अकबर ने अपने दरबार और राज्य के हर हिस्से में गिनती की समझ को फैलाना शुरू किया। लोग अब ये समझने लगे कि उनके निर्णय केवल उनके परिवारों तक सीमित नहीं, उनका असर संपूर्ण समुदाय पर पड़ता है। बिकते हुए भय और अफवाहों के स्थान पर सार्वजनिक चर्चा, शिक्षा और न्याय ने जगह बनाई। किसानों की फसलों के लिए नई पद्धतियां आई, कच्चे मकानों में सुधार हुआ और बेमतलब के झगड़ों के बदले बातचीत के मंच बन गए। इन छोटे छोटे बदलावों ने धीरे धीरे मौत की किताब में स्थायित्व लाया। जीवन और मृत्यु की रेखाएं ठीक से पढ़ी जाने लगी। एक रात अकबर फिर उस खिड़की पर गया जहां पहली बार मृत्यु ने उसे बुलाया था। उसने किताब खोलकर देखा। पन्नों पर अब कम धब्बे थे, नाम साफ पढ़ते थे। वो समझ गया कि मौत की गिनती अब उसके राज्य के कारण अधिक न्याय संगत हुई थी। पर तभी मौत फिर से आई, पर अब उसकी परछाई में कोई कठोरता नहीं थी। वो जैसे संतोष के साथ आई हो। उसने कहा, महाराज, मैंने वो देखा जो तुमने किया। तुमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की और उन लोगों ने भी कोशिश की। हाँ, अभी बहुत कुछ शेष है, पर अब मेरी गिनती में वही सही अर्थ है जो जीवन में रखा गया है। अकबर ने धीमी आवाज से कहा, मृत्यु, क्या तुम्हें अब तक सच्चाई की गिनती समझ आ गई है? मौत ने कहा, मैंने देखा कि तुमने नियमों और पुकारों से ज्यादा लोगों के दिलों में जगह बनाई। पर एक और बात है, याद रखना कि मेरे पास एक ही चीज नहीं है जो मैं गिनता हूं। मैं उन पलों को भी देखती हूं जहां कोई दूसरे का हाथ थाम लेता है, जहां कोई अनचाहे में भी किसी का सहारा बनता है। वे मंजर भी मेरी गिनती में आते हैं। अकबर ने चुपचाप कहा, तुम्हारी गिनती अब मेरी नीति का हिस्सा बन गई है। पर क्या यह ठीक है कि मृत्यु की गिनती किसी मानव के हाथ में हो? नहीं, पर हम इसे प्रभावित कर सकते हैं।
मौत ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुमने जो किया वो ये दिखाता है कि इंसान अपने अपने तरीके से मौत से लड़ता है, बहुमुखी रूपों में। तुम्हारे निर्णय मेरे काम को आसान कर देते हैं, क्योंकि जब जीवन मूल्यवान होता है तो मृत्यु की गिनती न केवल संख्या बनकर रह जाती है, वो एक सम्मान बन जाती है। अकबर ने फिर किताब को बंद किया और उसके दोनों हाथों को दुखती हुई दुनिया की गहराई में डालकर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में लोग उस दिन हों जब उनकी यादों की रेखाएं उजली न हों, और जब कोई बच्चा बिना नाम के नहीं सोए। मौत ने एक शांति सी सांस ली और उसकी परछाई थोड़ी मंद पड़ी। मेरी गिनती तो चलती रहेगी, उसने कहा, पर मैं अब तुम्हारे प्रयास की सराहना करूंगी। ये जान लो कि हर गिनती का एक अर्थ होता है, और उस अर्थ के ऊपर तुमने मानवता का निर्माण किया। कहानी का अंतिम दृश्य अकबर के महल की छत पर है। वो रात के उस स्थान पर खड़ा था जहां से उसने सबसे पहले मृत्यु की परछाई देखी थी। नीचे शहर की रोशनी मंद थी, पर हर एक दिया एक नया चेहरा जला रहा था। हवा में अब वो ठंडक नहीं थी जो डर लाती, बल्कि एक तरह का ठंडा सुकून था जिसे अकबर ने अपने अंदर पी लिया। उसने सोचा कि शासन का असली काम मौत की गिनती को कम करना नहीं, बल्कि लोगों को इतना जोड़ना है कि वे अपनी गिनती की पंक्तियां खुद मजबूत कर लें। उसने बीरबल को देखा जो नीचे आंगन में कुछ कविताओं का पाठ करवा रहा था। कविताएं जो लोगों को याद दिलाती थी कि वे अकेले नहीं हैं। और जब रात गहराई, अकबर ने एक बार फिर उस किताब की ओर देखा, पर अब वो किताब केवल मौत की नहीं लगी। वो मानो एक तरह की मानवता की डायरी थी, और जहां जहां रेखाएं गढ़ी हुई थी वहां लोग हंस रहे थे, काम कर रहे थे और अपना समय बांट रहे थे। अकबर ने महसूस किया कि वो मरते हुए भी कुछ नहीं खोएगा, क्योंकि उसने अपने राज्य को ऐसे बनाया था जहां गिनती की वजह प्यार और कर्तव्य था, न कि केवल भय और लालच। मृत्यु ने आखिर में बिना किसी शोर शराबे के थोड़ा झुककर कहा, मैं फिर आऊंगी, पर अब मैं तुम्हारे राज्य की गिनती को मानूंगी। उस रात बादलों के पीछे चांद मुस्कराया और उसकी शीतल रोशनी में अकबर ने महसूस किया कि चाहे कितनी भी गिनतियां हों, जिंदगी की असल गिनती उन पलों में होती है जब कोई अपने अंदर किसी और की जगह बना लेता है। उसने कोमलता से अपनी आंखें बंद की और आत्मविश्वास के साथ कहा, गिनो, लेकिन उन नामों को भूलकर नहीं गिनो, उन्हें गिनो जो जी रहे हैं और जिनको जीने का हक दिया गया है। मौत ने वहां से चल दी। उसकी परछाई धीरे धीरे रात में घुल गई, पर उसकी किताब अकबर के दिल में रह गई। एक किताब जो हमेशा याद दिलाती रहेगी कि किसी भी साम्राज्य की असली ताकत नंबरों में नहीं, इंसानी रिश्तों और उनकी गरिमा में होती है। बीरबल को हर तरह की उलझने पसंद थी, चाहे वे दरबार की किसी खिचड़ी सी राजनीति हो या किसी आम आदमी की छोटी सी सीढ़ी। पर जिस दिन तिलिस्मी दर्पण ने उसके जीवन में कदम रखा, उसने स्वाभाविक रूप से सोचा भी नहीं था कि एक शीशा उसे दरबार के बाहर, गलियों में और उसकी अपनी समझ में भी उलझा देगा। ये शीशा साधारण नहीं था। इसके चेहरे पर पुराने दिनों की परतें जमी थी। उसके किनारों पर वो कला थी जो बिनानी हाथों से बनती थी, सूक्ष्म तराश और चांदी की पतली पट्टियां। पर दर्पण की असलियत उसकी क्षमता में थी। ये दिखाता था, पर वो नहीं जो आंखें देखती थी। ये दिखाता था कि मन देखना चाहता है, और कई बार वो उस सच का सच्चा प्रतिबिंब दिखा देता था जिसे देखने से लोग घबराते थे। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब बीरबल ने दरबार से लौटते वक्त बाजार के एक कोने पर एक छोटी सी दुकान देखी। दुकान अर्ध अंधेरे में थी और उसके शटर पर धूल की परत जमी थी, पर एक कोने में रखकर रखा गया शीशा जिसकी पारदर्शिता में एक अजीब सी चमक थी, बीरबल की आंखों को खींच लाया। दुकान का मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर समय की लकीरें गहरी थी, हंसते हुए बोला, साहब, वही शीशा है जो बहुतों ने देखा है पर कम लोगों ने समझा है। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक तरह की थकी हुई संतुष्टि थी।
बीरबल ने शीशे को हाथ में लिया और जैसे ही उसकी उंगलियां दर्पण के बीचे पहुंची, शीशा कांपा और उस पर हल्की सी परतदार लकीरें जगमगा उठी। बीच में बैठकर बीरबल ने दर्पण के भीतर देखा। पहले वहां केवल अपना चेहरा आया, वो चेहरा जिसे वो हर रोज देखते थे। थोड़ी सी चिंता, कुछ मुस्कान और बहुत सारा व्यस्तपन। पर कुछ क्षणों में दर्पण ने उसी चेहरे के पीछे एक और परत दिखाई। वो परत जिसमें बीरबल बचपन का वो गांव नजर आया, जहां उसके पिता ने उसे सुनहरे चावल और मिट्टी की खुशबू सिखाई थी। वहां की नदी की सरसराहट और पेड़ों की छाव। बीरबल की आंखों में अचानक एक गर्मी आई, पर उसके साथ ही वो दर्पण कुछ और दिखाने लगा। एक सन्नाटा, एक खाली कुर्सी और एक आदमी जो दरबार की जगह खेत में बीज बोता हुआ दिखा। बीरबल ने दर्पण की ओर झुककर पूछा, तुम क्या दिखाते हो? शीशे? क्या ये सिर्फ अतीत की असलियत है या कुछ और? पर दर्पण चुप था। उसकी खामोशी एक दहाड़ की तरह थी। समय पूछ रहा था कि कौन किसे देखना चाहता है। बीच में बूढ़े ने पुसपुत कर कहा, यह दर्पण सच्चाई का आईना है, पर इसमें दो तरह की शक्ति है। एक तो वो शक्ति जिससे कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई देख पाता है, उसका डर, उसकी चाह, उसका पछतावा। दूसरी शक्ति खतरनाक है। ये दूसरों की इच्छाओं को छेड़ती है और दिखाती है कि यदि कोई अपनी इच्छा के अनुसार बदल जाए तो क्या होगा। बूढ़े की बातों में एक चेतावनी थी जिसे बीरबल समझ गया, पर उसकी जिज्ञासा चटक थी। यदि ये दूसरों की इच्छाओं को छेड़े, उसने कहा, तो क्या ये किसी का नुकसान कर सकता है? बूढ़े की आंखों में थोड़ा सा अंधेरा चमका। हर चीज का दाम होता है बीरबल, और कभी कभी सच्चाई का दाम बहुत भारी पड़ता है। बीरबल ने दर्पण को खरीद लिया, न कि क्योंकि वो बूढ़े की बातों पर भरोसा करता था, बल्कि क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे मामलों में बुद्धि और धैर्य से सोचना चाहिए, न कि भीड़ वाले उत्साह से। उसने दर्पण को अपने घर ले आया, अपनी छोटी सी टेबल पर रखा और रात भर उस पर बैठकर दर्पण की परतों को परखा। हर बार जब वो दर्पण में देखता, दर्पण किसी न किसी सच की परत खोल देता। कभी कोई नाम जिसका उसने कभी सुना था, कभी कोई भूल भुलाया हुआ गीत, कभी कभी तो आने वाले कल के परिंग भी झलक जाते। छोटे छोटे संकेत जिन्हें समझना बीरबल को जरूरी लगा। पर शीघ्र ही बात महल तक फैल गई। खबरों का चक्कर तेज था। दर्पण का प्रभाव केवल निजी नहीं रह गया था। लोगों के मन में ये इच्छा जगी कि वे इस धुंधले शीशे को देखें और उसमें अपने भविष्य या अतीत को पढ़े। कुछ ने कहा कि दर्पण उनकी खोई हुई स्मृतियां लौटाएगा। कुछ ने कहा कि ये दर्पण भविष्य की खुशियों का भान देगा। पर कुछ लोगों ने भय जताया, यदि दर्पण सच दिखाता है तो वे अपनी विरासत, अपनी धोखेबाजियों और अपने गहरे रहस्यों से डरने लगे। दरबार की बातें अलग थी। अकबर ने भी सुन लिया कि बीरबल के पास एक ऐसा दर्पण है जो सच्चाई बताएगा। अकबर ने बुलाया। वो न केवल उत्सुक था, बल्कि राजसी दायित्व उसे कहता था कि वो देखे। ये सुरक्षा और स्थिरता की जांच का मौका भी हो सकता था। बीरबल ने दर्पण को महल के एक शांत कमरे में रखा। वहां सिर्फ 2-3 लोग मौजूद थे, अकबर, बीरबल और कुछ भरोसेमंद दरबारी। अकबर ने दर्पण में झांका। पहले उसे केवल दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखा, पर थोड़ी देर में दर्पण ने दरबार के उन फैसलों की झलक दी जो पिछले कुछ सालों में लिए गए थे। कई सच्चाइयां, कुछ गलतफहमी, कुछ चंद लोगों के बड़े प्रयास। अकबर ने बारीकी से देखा और अपनी आत्मा में खींची हुई कमी समझी। दर्पण ने उसे दिखाया कि कुछ निर्णय जो नाम और शक्ति के लिए लिए गए थे, उनकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही थी। छोटी छोटी मुसीबतें जिन्हें दरबार ने अनदेखा किया था, अब बड़े हुए थे। अकबर चुप था। उसकी आंखों में दर्पण की दिखी हुई उन पंक्तियों की झिलमिलाहट थी, पर दर्पण ने साथ ही एक और चीज भी दिखाई। अकबर की वो हंसी, उसका वो वक्त जब वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के आम लोगों के साथ हंसता था। दर्पण ने दिखाया कि उसकी गलती के पीछे सूरतें भी थी।
वो कुछ जो उसने सोचा था सही था, पर जो लोगों के लिए कठोर निकला। दर्पण ने न्याय की एक झलक दी, पर दृढ़ता से कहा कि सिर्फ सजा से काम नहीं चलेगा, समझ और सुधार की जरूरत है। अकबर ने ये सब ध्यान से सुना और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, दर्पण सच्चाई दिखाता है, पर सच्चाई को सहना और बदलना हमारे ऊपर है। दर्पण की खबर महज दरबार तक सीमित नहीं रही। बाजार और गलियों में भी लोग दर्पण देखने के लिए कतारें लगाए बैठे। पर जैसे जैसे लोग उसमें देखते, कुछ अजीब बातें होने लगी। कुछ जो दर्पण में अपना भविष्य देखना चाहते थे, वे लौटकर सुन्न हो जाते थे। उनके चेहरे सुन पड़ जाते, उनकी बातों में पहले की चमक नहीं रहती। कुछ और लोग थे जो दर्पण में अपनी खोई हुई अमीरी, अपनी खोई हुई शान देखते और तुरंत योजनाएं बनाते। बीरबल ने यह ध्यान दिया कि दर्पण जैसे किसी के भी भीतर की लालसा को प्रज्वलित कर देता था। जो पहले छिपी रहती, वो आंखों के सामने आ जाती, और जब लालसा खुल जाती तो लोग कुछ न कुछ करने लगते, कुछ बेहतर के लिए, पर कई बार स्वयं के नुकसान में भी। एक शाम एक ऐसा मामला सामने आया जिसने बीरबल की समझ और उसके सिद्धांत दोनों की परीक्षा ली। एक व्यापारी जिनका नाम हरनाम था, दर्पण देखने आया। हरनाम का व्यवसाय बड़ा था। उसके घर में जमीन और होशियार नौकर थे, लेकिन हरनाम के चेहरे पर एक उदासी थी जिसे वो छिपाने की कोशिश करता था। उसने दर्पण में देखा और दर्पण ने उसे दिखाया कि उसकी संपत्ति का हिस्सा चोरी छुपे किसी और की ओर जा रहा है। दिखाया कि उसके एक पुरखे ने कभी एक छोटा सा खेत किसी बंधुआ मजदूर के वशीभूत हृदय पर चढ़ाया था, और उसकी आत्मा हरनाम के घर के चूल्हे पर अब भी गूंजती थी। हरनाम उस सच्चाई से घबरा गया। वो नहीं चाहता था कि उसके घर की नींव पर किसी की व्यथा का भार हो, पर उसकी जमीन की महत्ता उसके परिवार के लिए जीवन रेखा थी। दर्पण ने उसे दिखाया कि उसकी संपत्ति की रेखाएं कई परिवारों की तकदीरें बदल देंगी। हरनाम बाहर निकला और दर्पण के सामने रोने लगा। उसने कहा, अगर ये सच है तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी सारी संपत्ति छोड़ दूं और उन लोगों की मदद कर दूं? उसके शब्दों में सच्ची पीड़ा थी, पर साथ ही भय भी कि समूल परिवर्तन क्या उसके परिवार को भूखा कर देगा। बीच में बीरबल ने हरनाम को शांत किया और सुझाव दिया कि साजिश या जल्दी निर्णय से बचना चाहिए। दर्पण सच दिखाता है, बीरबल ने कहा, पर सच्चाई को समझने और उससे निपटने की कला भी है। हमें कारणों को जानना होगा, पुरखों के लेखों को पढ़ना होगा और फिर न्याय संगत तरीके से काम करना होगा। लेकिन भीड़ के बीच कुछ लोग चिल्लाने लगे कि हरनाम की संपत्ति हड़प ली जाए, और इस तरह दर्पण की पढ़ी हुई सच्चाई लोगों के मन में न्याय के नाम पर हिंसा पैदा करने लगी। ये वही भय था जिसकी बूढ़ा दुकानदार ने चेतावनी दी थी। बीच में एक नई समस्या पनपने लगी। दर्पण का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए भी होने लगा। कुछ दरबारी और कुछ ठेकेदार दर्पण की झलकियों को अपने फायदे के लिए मोड़ने लगे। एक अमीर सज्जन ने दर्पण के जरिए दूसरे व्यापारी का पिछला पाप खोजने का प्रबंध किया, ताकि उसे बदनाम कर वे खुद आगे बढ़ सकें। बीरबल ने देखा कि दर्पण जैसा उपकरण जो सच्चाई का प्रतिबिंब देता है, यदि बुरे हाथों में चला गया तो वो समाज के तार काट देगा। उसकी बुद्धि उसे बताती थी कि सच्चाई और न्याय के बीच फर्क है। सच्चाई जो आंखों को भाती है, न्याय वह जो हाथों को टिकाए रखे। बीच में बीरबल ने दर्पण का एक नियम बनाया। उसने कहा कि दर्पण को ऐसे मामलों में ही इस्तेमाल किया जाएगा जहां लोगों की रक्षा और समाज की भलाई का स्पष्ट कारण हो। वो निर्णय रंजिश और निजी नफे के लिए दर्पण का इस्तेमाल मना करता, पर नियम बनाना आसान था, उसे लागू करना मुश्किल, क्योंकि लोग अपनी जरूरतों और डर के चलते नियम तोड़ते। एक रात उस नियम का उल्लंघन हुआ। कुछ सड़ेगले गुणों के लोग दर्पण के सामने किसी राज को सार्वजनिक कराना चाहते थे। वे दर्पण को बलपूर्वक बीरबल के घर से ले जाने आए। भीड़ में संघर्ष हुआ, कुछ चोटें आई।
बीरबल ने नहीं चाहा कि उसका शीशा किसी की जान का कारण बने, पर इस तरह के उत्पात के समय बुद्धि भी असीमित नहीं रहती। उसने दर्पण को एक सुरक्षित जगह पर छिपाने का निर्णय लिया, न कि छुपाने की तरह, बल्कि इस तरह कि उसका सही उपयोग हो सके। बीच में बीरबल ने महल के कुछ कई भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर एक समिति बनाई। लोग जिन्हें उन्होंने न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सक्षम माना। उस समिति ने दर्पण की शक्तियों का अध्ययन किया और तय किया कि दर्पण का इस्तेमाल केवल तब होगा जब सार्वजनिक हित के साथ यथार्थ में फर्क पड़े। निर्देश सख्त थे, पर साथ ही दर्पण के अस्तित्व की एक नैतिकता भी बनाई गई। अगर किसी की आंखें दर्पण में उसकी बुराई देखती तो उसे बदलने का अवसर दिया जाएगा। सजा देना अंतिम विकल्प होगा। ये नीति आसान नहीं थी, पर बीरबल का विश्वास था कि दर्पण की शक्ति को नियंत्रित करने का यही उचित तरीका है। सच्चाई दिखाओ, पर लोगों को सुधारने और उन्हें मौका देने के लिए भी व्यवस्था करो। समय के साथ लोगों ने सीखा कि शीशे की ताकत को ठीक तरह से इस्तेमाल करना जीवन के लिए अच्छा था। दर्पण ने कई परिवारों के झगड़ों का हल निकाला। उसने उन गुमनाम दुआखों की पहचान की जिनको भूलकर हम आगे बढ़ जाते थे। उसने उन बच्चों की स्मृतियां वापस दिलाई जिनके नाम मिटते जा रहे थे, और कई बार उसने लोगों का आत्म संबोधन किया, उनके छिपे हुए भय और इच्छाओं को उजागर कर उन्हें बदलने का मौका दिया। पर इस सब के बावजूद तिलिस्मी दर्पण हमेशा एक चुनौती बना रहा। यह दिखाता तो सब कुछ था, पर परिवर्तन का दायरा और तरीका इंसानों पर निर्भर था। कहानी के अंतिम अध्याय में एक परीक्षा आई जो दर्पण की और बीरबल की नियति दोनों की कसौटी थी। पिछले कुछ महीनों से महल के पास एक अचानक उभरती हुई बीमारी ने लोगों को छला था। लक्षण हल्के थे, पर लोग धीरे धीरे अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते, बातचीत समाप्त कर देते और एकाकी मरने लगते। बीरबल ने यह सोचा कि शायद दर्पण इस समस्या की तह तक पहुंचा सकता है। उसने दर्पण में देखा और उसे एक अजीब दृश्य दिखा। वहां एक पुराना झगड़ा था जो वर्षों पहले दरबार की दीवारों के भीतर पड़ा था। कुछ आदेश थे जिन्हें ठंडा कर दिया गया था, और कुछ निर्णय ऐसे थे जिन्हें समय ने दफना दिया था। यह झगड़ा धीरे धीरे समाज में फैल रहा था। लोगों की प्राणवायु में उस झगड़े की धूप घुली हुई थी। दर्पण ने दिखाया कि यदि वे पुराने घावों को साफ नहीं करेंगे तो ये बीमारी शारीरिक से अधिक मानसिक और सामाजिक धुंधला कर देगी। लोग आपस में विश्वास खो देंगे और समाज के रेशे टूटेंगे। बीच में बीरबल ने निर्णय लिया। उसने दर्पण को खोलकर दरबार में रखा और सीधे तौर पर उन नामों और फैसलों की बात की जिन्हें दर्पण ने उजागर किया था। कई दरबारी चौंके, कईयों का चेहरा लाल हुआ, पर कुछ लोग निडर रहे और स्वीकार किया। अकबर ने भी स्वीकार्यता दिखाई। उसने कहा कि वो उन निर्णयों के लिए जिम्मेदारी लेगा जो जनता पर बोझ बन रहे हैं। वो तुरंत कार्रवाई करने का वादा करके निकला, न कि केवल दंड के लिए, बल्कि उन लोगों की मदद करने के लिए जो चोट खाए थे। बीरबल ने देखा कि दर्पण ने केवल सच्चाई बतलाई थी, पर असली काम तब हुआ जब लोग उस सच्चाई के आगे झुककर सुधार के रास्ते चुने। कई महीनों में बीमारी रुकने लगी। लोग धीरे धीरे अपने घरों में लौटे और समाज ने फिर से जुड़ना शुरू किया। दर्पण ने एक बार फिर बीरबल को वो प्रतिबिंब दिखलाया जो उसने सबसे पहले देखा था। बचपन का गांव, नदी और बीज बोता हुआ वो शख्स। पर अब उस चेहरे में एक संतोष था, एक ऐसी शांति जो समझदारी से मिली थी। कहानी जब समाप्ति की ओर आई, बीरबल ने दर्पण को उसी बूढ़े की दुकान में लौटा दिया, पर इस बार उसने उसे बेचने के बजाय दर्पण को एक छोटी सी गठरी में बांधकर वहां सुरक्षित रखा और दुकानदार को समझाया कि ये शीशा एक औजार है, कोई खिलौना नहीं। बूढ़े ने सिर हिलाया और बोला, तुमने इसे समझा बीरबल। ये दर्पण इतनी सच्चाई दिखाता है जितनी इंसान उसे संभाल सके। बीरबल ने मुस्कुराया। उस मुस्कान में वह थकावट और कुछ जीत की चमक थी। उसने जाना कि सच्चाई दिखाने का अधिकार बड़ा था,
पर उसे सहने और बदलने की जिम्मेदारी उससे भी बड़ा काम था। और इस तरह तिलिस्मी दर्पण महल की गलियों का, बाजार की कोठियों का और कई दिलों का गुप्त साथी बना रहा। जब कभी समाज को अपने अतीत की झुर्रियां और भविष्य की परतें संभालने की जरूरत पड़ती, वो दर्पण वहां चमक उठता। पर बीरबल ने वो सबक सिखा दिया था कि दर्पण का इस्तेमाल केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि बदलने और जोड़ने के लिए होना चाहिए। शीशा सच्चाई दिखाता था, पर इंसानियत उसे अर्थ देती थी। और जहां जहां इंसानियत ने दर्पण की सच्चाई को अपनाया, वहां उसका जादू बिहेवियर की जगह बदलकर समाज की भलाई बन गया। एक छोटा सा दर्पण जिसने जीवन के कई चेहरे दिखाए और उन्हीं चेहरों में ये सीख भर दी कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है, पर उसे प्यार और समझ के साथ पकड़ा जाए तो वो सशक्त बनती है, वरना वो सिर्फ एक तिलिस्म रह जाती है। बीरबल और छाया का खेल। अकबर के दरबार में एक अजीब सी सर्दी का मौसम था। न वो सर्दी जो हवा में कांप पैदा कर दे, बल्कि वो सर्दी जो लोगों की निगाहों में एक तरह का सावधानी भरे प्रश्न छोड़ जाती है। महल की दीवारों पर जमी मशालों की आंच पीली पीली चमक रही थी और तालाब के किनारे खड़े पीपल के पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हवा में सरसराती तो उनकी परछाइयां बढ़घट कर दीवार पर नाचती। उसी शाम बीरबल दरबार से लौट रहा था और उसके साथ चल रहे छोटे छोटे आउटरीच का एक समूह पीछे पीछे खिसक रहा था। बीरबल की आंखों में वो वही हल्की सी मुस्कान थी जो अक्सर उसके चतुर शब्दों से पहले आती थी, पर उस रात उसकी चाल में कुछ गंभीरता भी थी। जैसे उसने किस्सा कोई नया हल निकाला हो, पर वो उसे आज तक मिटाना न चाहता हो। बाजार से होते हुए जब वो अपने आवास पहुंचा तो उसने देखा कि दो बच्चे एक पुरानी खिड़की सी चीज के पास खेल रहे थे। वो चीज ऐसा शीशा थी जिसे धूप के झरोखों में रखते ही उसकी सतह पर अजीब सी परछाइयां बन जाती। बच्चे उसे छेड़ते थे और परछाइयों का पीछा कर हंसते थे, पर बीरबल ने तभी ध्यान दिया कि वो परछाइयां कुछ मामलों में बच्चों की आकृतियों से अलग कर कुछ और दिखा रही थी। मानो किसी के भीतर छिपे हुए भाव, किसी की यादें, किसी की खामोशी की परछाई वहां उभर आती हो। उसने बच्चे से पूछा, ये कहां से लिए हो ये शीशा? बच्चे ने सांस भरकर कहा, बाजार में मिला था, दाम कम था, पर जब आप देखते हैं तो दर्पण कुछ और ही कहता है। बीच में बीरबल ने दर्पण उठाया। उसकी उंगलियां धूल से घिरी और शीशा ठंडा था। जैसे ही वो दर्पण की शतरंज जैसी सतह में झुका, उसने महसूस किया कि दर्पण किसी साधारण शीशे से अलग है। उसकी परछाइयां असलियत की साज न कर रही थी, वे किसी और खेल की ओर इशारा कर रही थी। बीरबल ने दर्पण को अपने कमरों में रख लिया, पर उसकी आंखों में दर्पण की दर्शाई हुई उन परछाइयों की झिलमिलाहट बनी रही। वो नहीं जानता था कि यही दर्पण आने वाले दिनों में महल की गलियों, दरबार की चालों और लोगों की आत्माओं में किस तरह की हलचलें पैदा करेगा। अगले दिन से ही दर्पण के बारे में खबर फैलनी शुरू हुई। पहले कुछ नजदीकी पड़ोसी आए और दर्पण में देखा। कुछ लंबी खामोशी के बाद बोले, ये दिखता है पर वो नहीं जो हम चाहते हैं। कुछ ने कहा कि दर्पण ने उनकी भूल भुलाई चीजें वापस दिला दी। एक खोई हुई हंसी, एक पुराना गीत, एक बचपन की स्मृति। पर कुछ की आंखों पर सांस आ गई। उन्होंने देखा कि उनके भीतर कुछ ऐसा है जिसे शायद वे भूलना चाहते थे। खबर ने आग पकड़ी और महल की हिफाजतियों ने बीरबल को सूचित कर दिया कि लोगों की भीड़ दर्पण देखने के लिए आने लगी है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये शीशा तुम्हारे पास है, पर इसका असर क्या है? क्या ये लोगों को जोड़ता है या बांटता है? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और कहा, महाराज, ये शीशा एक खेल खेलता है, छाया का खेल। वो छाया दिखाता है, पर अक्सर वो छाया सच से ज्यादा उस व्यक्ति के भीतर की परछाई होती है। यदि लोग इसे समझकर देखें तो ये इलाज बन सकता है, अन्यथा ये घाव खोल दे सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि दर्पण को सुरक्षित रखा जाए और केवल उन्हीं मामलों में दिखाया जाए जहां इससे जनता का भला हो। पर मनुष्य कमाल का जीव है।
नियम और मन दोनों में फर्क जल्दी ही दिख जाता है। कुछ ही दिनों में महल के आसपास के लोग, व्यापारी और दरबारी दर्पण देखने आ रहे थे। हर किसी की आंखों में अलग अलग चाहत थी। किसी को खोया हुआ प्यार दिखाना था, किसी को भविष्य का नजराना चाहिए था, किसी को अपनी गलती का सजा दिखानी थी, और किसी ने सोचा कि इससे वो अपने विरोधियों की कमजोरी खोज लेगा। बीरबल ने हर बार सोचा कि ये दर्पण किस तरह से मानव भावनाओं की गहराइयों को उकेरता चल रहा है, पर उसे ये भी डर सताने लगा कि खेल आखिर कब सीमाओं को लांघ देगा। एक शाम एक अनजान महिला महल में आई। उसका वस्त्र सादा था और आंखों में थकान की परत। वो चुपचाप दर्पण के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं चाहती हूं कि दर्पण मुझे वो दिखाए जो मेरा पति खो गया है। उसकी आवाज में दर्द था पर सख्ती भी। बीरबल ने उसे दर्पण के सामने बैठाया। महिला ने शीशे पर झांका और उसकी आंखों में नमी आ गई। शीशा ने उसे दिखाया कि उसका पति शहर के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा है। वो किसी बच्चे के साथ हंस रहा था, पर साथ ही तस्वीर ने एक और परत दिखाई। पति ने गांव में किसी गरीब परिवार को मदद दी थी और उसकी वजह से उसने एक बड़ा कर्ज माफ करवा दिया था। उस महिला की आंखों में हल्की सी राहत आई, पर दर्पण ने एक परछाई और दिखाई। एक क्षण जब पति ने किसी से झगड़ा किया था और उसकी आवाज कठोरी थी। महिला कांपी। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि वो इतना क्रोधित कैसे हुआ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, शायद वो समय किसी कठिनाइयों के कारण था। पर महिला के मन में बीज गिर चुका था। वो रात भर सो नहीं सकी और अगले दिन उसने अपने पति से शांतिपूर्ण बातचीत की कोशिश की, और उस बातचीत से उनकी कई गलतफहमियां दूर हो गई। ये उस तरह का उदाहरण था जहां दर्पण ने दरार पर मरहम लगाया, पर बीरबल ने भी देखा कि हर दर्पण की झलक सुलह नहीं लाती। कभी कभी वो नई दरारें बना देती है। कुछ दिन बाद महल में एक विवेचनात्मक मामला आया। एक समृद्ध व्यापारी जिसका नाम हजारी था, दर्पण देखने आया। हजारी का चेहरा लाल था और वो दर्पण के सामने खड़ा होते ही बोला, अगर ये दर्पण मुझे दिखाए कि मेरे व्यापार में कौन धोखेबाज है, तो मैं उसको अलग कर दूंगा। उसकी आंखों में बदले की चमक थी। बीरबल ने समझाया कि दर्पण किसी के अपराध की पुष्टि के लिए नहीं बनाया गया, पर हजारी अनसुना रहा। उसने शीशे में देखा और शीशे ने उसे दिखाया कि उस व्यापार में उसका सबसे खास सहयोगी, जो उसने अपना भाई माना था, नकद में छेड़छाड़ कर रहा था। पर साथ ही दर्पण ने एक और परत दिखाई। वही सहयोगी रात में अपने परिवार के लिए चुपचाप मेहनत कर रहा था ताकि वे कर्जों से बाहर आ सके। हजारी का गुस्सा धीरे धीरे हिल गया, पर उसकी आंखों में अब एक और भावना उभरी, पछतावा। उसने सोचा कि क्या वह अपने सहयोगी को तुरंत फांसी दे दे या पहले वजह समझे। भीड़ ने उकसाया कि सख्त कदम उठाए जाए। बीरबल ने दोनों को अलग किया, हिसाब किताब करके सारे पहलुओं को सामने रखा और कहा कि दर्पण ने जो दिखाया है वो आधा सच है। पूरा सच तब सामने आएगा जब दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए। हजारी ने अंततः निर्णय लिया कि वो सजा देने से पहले कारण जानना चाहिए। कुछ हफ्तों के भीतर सामने आया कि सहयोगी ने कर्ज छिपाने के लिए मामूली छेड़छाड़ की थी, पर उसकी वजह कमजोर नहीं थी। परिवार की कठिनाइयां, बीमारी और दबाव। हजारी ने उसे नौकरी से बर्खास्त करने की बजाय हल्का दंड देकर सहायता करने का निर्णय लिया और व्यापार फिर से मजबूत हुआ। ये उदाहरण बीरबल के लिए प्रमाण था कि दर्पण सही निर्णय नहीं देता, वो केवल इशारा करता है और मनुष्य का दिल व दिमाग तय करते हैं कि उस इशारे का क्या अर्थ निकलेगा। पर हर दर्पण की कहानी इतनी सरल न रही। महल के कुछ लोग थे जो सत्ता में बढ़ना चाहते थे। उनमें कुछ ने दर्पण का खेल समझकर उसका दुरुपयोग करना चाहा। वे लोगों को दर्पण दिखाकर उनकी कमजोरी पकड़ते और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते। इस प्रकार के मामलों ने बीरबल के भीतर आग जगा दी। उसने सोचा कि यदि ये दर्पण एक ऐसा उपकरण बन गया है जिसे कुछ लोग कराह और भय पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसका असर समाज पर घातक हो सकता है।
इसलिए उसने दर्पण के पर एक कड़ा नियम लागू किया। दर्पण केवल सार्वजनिक हित में और सामूहिक कल्याण के मामलों में दिखाया जाएगा। निजी बदला या राजनीतिक चाल के लिए इसका इस्तेमाल सख्त मना होगा। पर यह कानून बनाना और उसे लागू कराना दो अलग बातें थी। शक्ति और लालच ने अपने तरीके से नियमों को चुनौती दी। एक रात जब चांद मध्यम था, कुछ अंधेरे हाथ दर्पण को ले जाने की कोशिश करने लगे। भीड़ में भगदड़ हुई। दर्पण टूटने की कगार पर पहुंच गया। बीरबल, जो हमेशा बुद्धि और शांतारी के पक्ष में रहा था, उससे लड़ना नहीं चाहता था, पर उसे दर्पण की रक्षा करनी थी। उसने चतुराई से कार्य किया। उसने महल के सबसे पुराने कवियों और संगीतकारों को बुलाया और कहा कि दर्पण के टूटने से पहले एक रात का कार्यक्रम रखा जाए, जहां लोग अपने सुख दुख साझा करें। भीड़ की जिज्ञासा और भाव जुड़ने के कारण अंधेरे हाथ बैकफुट पर आ गए और उसी रात दर्पण के महत्व ने लोगों के भीतर सहानुभूति जगाई। कुछ लोग रो पड़े, कुछ गाए, और किसी ने कहा कि सच्चाई के उपकरण को तोड़कर वे सच्चाई को दबा नहीं सकते। ये मौका बीरबल के लिए एक विजय थी। कानून तभी कायम रहेंगे जब लोगों का मन भी नियमों के पक्ष में हो। समय के साथ दर्पण की परछाइयों ने एक नई घटना को जन्म दिया। एक प्रकार की बीमारी जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बीच फैलने लगी। शुरुआत में ये कुछ हल्की चिन्हों के साथ आई। लोग अचानक अपने परिचितों से दूरी रखने लगे। सार्वजनिक मेलजोल में उनकी रुचि घटने लगी और वे अनायास ही अपने पारिवारिक रिश्तों को तौलने लगे। डॉक्टरों ने कहा कि यह शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि चिंता और संदेह का फैलाव है। बीरबल ने सोचा कि कहीं दर्पण की झलकियों का असर तो नहीं। क्या जो लोग बार बार दर्पण में अपने छिपे हुए भय देखते रहे हैं, वे अपने भीतर की परछाइयों के साथ जीते जीते थक गए हैं? उसने देखा कि जिन लोगों ने बार बार दर्पण में झांका, उनकी परछाइयां और उनकी असलियत के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। वे लोग अपने जीवन के छोटे छोटे रंग भूलने लगे थे। बच्चों की हंसी, पड़ोस की बात, मौसम की बदलती खुशबू, वे सब मानो फीके पड़ गए थे। ये विचार बीरबल को कठिनाई में डाल गया। उसने समझा कि दर्पण अगर सच में किसी इलाज बनना है तो उसे लोगों की सहन शक्ति को भी बढ़ाना होगा। बीरबल ने अपने पुराने तरीके अपनाए, कथा, खेल और संवाद। उसने महल के सभी बागों में, तालाब किनारे, चबूतरों पर कहानियां सुनवाई, जिसमें छायाएं और चेहरे मित्र बने हुए थे। उन कहानियों में उसने लोगों को सिखाया कि परछाइयां हमेशा डराने वाली नहीं, कभी कभी वे मार्गदर्शक भी होती हैं। उसने कहा कि यदि तुम अपनी परछाइयों को पहचानो और उन्हें स्वीकार करो तो वे तुम्हारी शक्ति बन सकती हैं, पर यदि तुम उन्हें बार बार देखकर स्वयं को खत्म कर डालो तो वे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को निगल लेंगी। उसने बच्चों के लिए छाया नाटक करवाए, जहां बच्चे अलग अलग छायाओं का पीछा कर हंसे और फिर देखा कि छाया कभी कभी उनकी अपनी हंसी थी, कभी कभी उनकी कल्पना। इन अनुभवों ने लोगों के भीतर दर्पण की विवशता को कम किया। वे फिर से जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस करने लगे। कहानी का सबसे गहरा मोड़ आया जब महल के एक बुजुर्ग दरबारी श्यामदास दर्पण में देखने आया। श्यामदास ने बीरबल से कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कहानी सुनाओ, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मेरी उम्र से पहले क्या कुछ छूटा हुआ है। दर्पण ने जब उसकी परछाइयों को दिखाया तो उसमें एक अजीब दृश्य था। श्यामदास का एक युवा स्वरूप, जो कभी धोखाधड़ी के आरोप में जेल गया था, पर फिर भी उसने अपने दिन सुधारने की ठानी थी। पर साथ ही दर्पण ने एक और सच्चाई दिखाई। श्यामदास के छोटे भाई ने उसे सजा दिलवाने में झूठ बोला था, सिर्फ इसलिए कि वो खुद दौलत के पीछे लग गया था। श्यामदास की आंखें नम हो गई। वो पल भर गुमसुम रहा और फिर बोला, मैंने अपने भाई को माफ कर दिया, पर मुझे ये जानकर धक्का लगा कि मैंने नापसंद व्यक्तियों पर इतना भरोसा किया। उसने अपनी आत्मा की गहराई से कहा कि वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। बीरबल ने उसे सलाह दी कि वो अपने भाई को अपने बगीचे में बुलाए
और खुले दिल से बात करें। श्यामदास ने वही किया। दोनों ने सच्चाई और शर्म के बीच एक बातचीत की और अंततः दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये वो पल था जब दर्पण की परछाइयों ने सिर्फ सच नहीं दिखाया, उसने सुधार के लिए रास्ता भी दिया। समय के साथ बीरबल ने समझ लिया कि दर्पण का सच्चा खेल वो नहीं था जो देखने में दिखता, वो खेल था परछाइयों के साथ नाचने का, स्वीकारने, समझने और फिर बदलने का। उसने दर्पण की एक नई नीति लागू की। दर्पण की झलक केवल उन्हीं को दिखाई जाए जो उसके सामने पूरी ईमानदारी से बैठे। वे जो अपनी परछाइयों से भागने आए हों, उन्हें पहले इन कहानियों से गुजरना होगा ताकि वे अपनी परछाइयों को सहन कर सकें। साथ ही उसने दर्पण के आसपास एक छोटी सी शिक्षा व्यवस्था बनाई। उसे देखकर आए लोगों को पहले जीवन की बुनियादी खुशियों और रिश्तों की कद्र सिखाई जाती। ये व्यवस्था धीरे धीरे असर दिखाने लगी। लोग दर्पण देखने से पहले अपने मन को मजबूत करने लगे और दर्पण ने फिर से समाज के लिए एक दर्पण का काम किया, न कि सिर्फ रहस्यों का दर्पण, बल्कि सीखने और जोड़ने का माध्यम। कई वर्षों के बाद जब बीरबल बूढ़ा हो चला, वही दर्पण एक आखिरी बार उसकी आंखों के सामने चमका। बीरबल ने शीशे में देखा और उस पर